हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ डिजीज को। वो डिजीज होती कैसे हैं, किन से होती हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे बॉडी को इन्फेक्ट करती हैं, क्या ट्रीटमेंट है और क्या प्रिवेंशन है। ये सारे टॉपिक हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। अभी तक आपने पढ़ा है एड्स के बारे में, आपने पढ़ा है कैंसर के बारे में, आपने पढ़ा है मलेरिया के बारे में। कुछ और डिजीज हमारे पास आती है उससे पहले एक और टॉपिक हमारे पास आया है अल्कोहल एंड ड्रग एब्यूज। इसके बारे में हम बात कर रहे थे। एक पैराग्राफ हमारे पास रह जाता है इसका, तो एक बार उसे हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो प्रीवियस जो आपके टॉपिक हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं, जैसे कि यहाँ पे इम्यूनाइजेशन, इम्यूनिटी, इम्यूनाइजेशन, इम्यून सिस्टम, ये सारे टॉपिक आपको यहाँ पे कवर करने हैं। इसी में आपका एक टॉपिक रह जाता है, वो है यहाँ पे एलर्जी। एलर्जी और ऑटो इम्यूनिटी के दो टॉपिक हमारे रह जाते हैं अभी इस टॉपिक में। एलर्जी एक्चुअली में होती क्या है, इसमें हमारा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स कैसे करता है, ऑटो इम्यूनिटी क्या कंडीशन है और क्या क्या सिम्टम्स होते हैं या क्या यहाँ पर आपको कैरेक्टर्स मिलते हैं इसके, ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको कुछ डिजीज़ यहाँ पर दिखाई गई हैं, जैसे कि एड्स के बारे में आपने बात की है, HIV से होता है। कैंसर के बारे में आपने बात की है, ठीक है, ये है टाइप्स ऑफ कैंसर। मलेरिया के बारे में आपने बात की है, प्लाज्मोडियम से होता है, ठीक है। 2 होस्ट में इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है, ह्यूमन एंड मॉस्किटो, ठीक है। ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़ के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो कुछ ड्रग्स के नाम हमारे पास आते हैं और उनके फंक्शंस हमने देखे। हमने कहा ओपियोइड्स है, कैनाबिनॉइड्स है, कोका एल्कलॉइड्स हैं, जो कि यहाँ पे क्या है ड्रग्स के एग्जाम्पल हमारे पास आते हैं। There are opioids receptor present in our central nervous system or CNS and GI tract where opioids drug bind। आपने कहा जो opioids के रिसेप्टर हैं वो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होते हैं। Diacetyl morphine is commonly known as heroin or smack. It is extracted from the latex of poppy plant जिसका नाम है Papaver somniferum. It is obtained by acetylation of morphine। ठीक है, ये प्रीवियस लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं कि यहाँ पर जो हीरोइन है, जैसे आपने कई बार मूवी में सुना होगा हीरोइन या स्मैक, उसका नाम है डाई एसिटाइल मॉर्फिन, जिसे एक प्लांट से डिटेक्ट किया जाता है। पॉपी प्लांट इसका नाम है, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा पॉपी प्लांट, ठीक है। यहाँ पर आपने कहा नेक्स्ट आता है कैनाबिनॉइड्स बाइंड विद द कैनाबिनॉइड रिसेप्टर प्रेजेंट इन ब्रेन। कैनाबिनॉइड्स के रिसेप्टर ब्रेन में पाए जाते हैं। दे अफेक्ट द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कैनाबिनॉइड्स के एग्जाम्पल हैं marijuana, हशीश, चरस, गांजा एक्सेट्रा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लावर टॉप्स, यानी कि जो फूलों से, लीफ यानी कि पत्ती से, रेजिन्स ऑफ प्लांट्स, कैनाबिस सटाइवा, ठीक है। Cocaine or coca alkaloid is obtained from the plant Erythroxylum coca, and cocaine act by interfering with the transport of dopamine, a neurotransmitter। ये पैराग्राफ हमने प्रीवियस लेक्चर में समझा भी है, क्यों पढ़ रहे हैं ये भी हमने समझा है। हमें पता होने चाहिए कि ड्रग्स होते क्या हैं, कहाँ से ऑब्टेन किए जाते हैं, इनको क्यों नहीं लेना चाहिए, अगर इनको लिया जाता है तो क्या क्या इसके इम्पैक्ट पड़ते हैं। तो इम्पैक्ट के बारे में हमने बात की थी। हमने कहा था कि फर्स्ट टाइम क्या होता है, क्यूरियोसिटी होती है, ठीक है, कुछ एडवेंचर्स करने का मन करता है कि ये एक एडवेंचर है, ठीक है, एक नई चीज़ है जिसे ट्राई करना चाहिए। आपके माइंड में, यानी कि किसी भी व्यक्ति के माइंड में होता है सिर्फ एक बार ट्राई करना है। आप ये भी बात जानते हैं कि ये हार्मफुल होता है, ये हेल्थ के लिए सही नहीं है, बेनिफिशियल नहीं है, इसको कंज्यूम करने से बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होंगे और आपको सारे के सारे नेगेटिव पॉइंट्स ही मिलेंगे। आपको ये कंज्यूम नहीं करना है। लेकिन माइंड में क्या होता है, स्पेशली अगर हम टीनेज की बात करें तो टीनेजर में क्या होता है माइंड में कि कुछ नया ट्राई करना है, ठीक है। आप देखते हैं आपके जो पीयर ग्रुप में, जो आपके फ्रेंड सर्कल में आपके फ्रेंड्स हैं, वो यहाँ पे कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपका ये होता है कि मुझे भी बस एक बार ट्राई करना है। तो ये जो सेंटेंस होता है कि बस एक बार करना है, यहीं से शुरुआत होती है। आपने एक बार किया, ठीक है, हो सकता है कि किसी को एक बार में ही अच्छा लगा हो सकता है किसी को अच्छा ना भी लगा हो, तो उसे अच्छा फील नहीं होता है। लेकिन फिर उसकी क्यूरियोसिटी थोड़ा और होती है कि ठीक है, थोड़ा और करके देखते हैं। 2 या 3 बार जब आप करते हैं तो आपको उसमें अच्छा लगने लगता है, जो डोपामिन है वो रिलीज होने लगता है। जब डोपामिन रिलीज होता है तो हमें प्लेजर मिलता है, हमें यहाँ पे संतुष्टि मिलती है, हम खुश होते हैं। यहाँ पे धीरे धीरे क्या है कि
सेम डोज, सेम अमाउंट ऑफ डोज आप ले रहे हैं, तो अब आपको उतना प्लेजर नहीं मिलेगा आपको, यानी कि किसी व्यक्ति को उतना प्लेजर नहीं मिलेगा। जब कोई व्यक्ति यहाँ पे ले रहा था, अब सेम अमाउंट लेने पे उसे उतना प्लेजर नहीं मिलेगा, तो अब वो क्या करेगा, यहाँ पे अमाउंट को बढ़ा देगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं अल्कोहल, कोई अल्कोहल को कंज्यूम करता है, उसने थोड़ी सी अल्कोहल ली है, ऐसी वो थोड़ी थोड़ी अल्कोहल रोज लेने लगा है। अब कुछ टाइम के बाद उसे जो अल्कोहल है वो ज़्यादा मात्रा में चाहिए, क्योंकि अब वो कम मात्रा में ले रहा है, तो उसे उतना फर्क, उतना इफेक्ट उसका नहीं दिख रहा है। सेम अल्कोहल हो या ड्रग हो, सभी के साथ यही होता है कि विद द टाइम डोज बढ़ते चले जाते हैं, और जब डोज बढ़ते चले जाते हैं तो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम टोटली अफेक्ट होता है, कंफ्यूजन की स्थिति आती है, डिल्यूजन्स होने लगते हैं, यहाँ पर आपने मेमोरी वीक होने लगती है, आप अपनी बॉडी पे कंट्रोल खो देते हैं। किसी को आपने देखा होगा कि जो यहाँ पे ड्रग एडिक्ट है या बहुत अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, जब वो नॉर्मल रहते हैं, जब उन्होंने ड्रग या अल्कोहल नहीं लिया रहता है, तो उनकी बॉडी शिवर करती है, यानी कि बॉडी में क्या होता है, कंपन होता है। इसका मतलब वो अपनी बॉडी पे कंट्रोल को खो रहे हैं। अगर ये डोज या ये ड्रग्स बंद किए जाएं, तो बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं कि वो टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, उनकी डेथ भी हो जाती है। ऐसे ना सही तो उनकी इंटरनल ऑर्गन तो कंटिन्यूअली आपने का डैमेज होते रहते हैं, धीरे धीरे करके। सबसे पहले जो लिवर है वो अफेक्ट करेगा, ठीक है। बाकी आपने कहा कि जो अल्कोहल जो है या ड्रग्स जो है, क्योंकि लिवर ही डिटॉक्सिफाई कर रहा है, तो वो डैमेज होता है, और बाकी के जो ऑर्गन्स है वो भी वहाँ पे डैमेज होने लगते हैं। तो इंटरनल यहाँ पे डैमेज आपको दिखने लगता है। एक्सटर्नली आप देखते हैं कि बॉडी में जो इफेक्ट है या जो साइड इफेक्ट जिन्हें हम कहेंगे, वो आपको दिखने लगते हैं। हमें लेना इसलिए नहीं है क्योंकि हमने कहा कि इसका एक भी पॉजिटिव पॉइंट हमारे लिए नहीं है, एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिससे हम कह सकें कि ये हमारे लिए क्या है, पॉजिटिव है, बेनिफिशियल है। क्लियर है इतना? तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हमारे पास आते हैं। आगे कुछ और हमारे पास यहाँ पे बता रखा है। एट्रोपा, belladonna, and dhatura also have hallucinogenic properties. हेलोसिनोजेनिक मतलब क्या होता है, हेलुशंस होने लगते हैं। हेलुशंस यानी कि आपने कहा कि जैसे दुविधा जैसी, हेलुसिनेशंस यानी कि जो है भी नहीं आपको वो दिखने लगता है, जैसे एक पेड़ के दो पेड़, एक इंसान के चार इंसान, आपको ऐसे तरीके के जो हेलुसिनेशन है वो होने लगते हैं आपको, यानी किसी व्यक्ति को, किसी ऐसे व्यक्ति को जो कंज्यूम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, sports persons also take cannabinoids to enhance their performance, muscles relaxation and reduce anxiety. ठीक है। यहाँ पर बोला गया है कि जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो कैनाबिनॉइड्स को लेते हैं, लेकिन अब ये लीगल नहीं है, इस पे बैन लगा दिया गया है। अगर कोई भी प्लेयर पकड़ा जाता है तो उस पर क्या होती है, कार्रवाई होती है। तो ये एक टाइम था जब यूज़ किया जाता होगा, लेकिन अभी इसका यूज़ नहीं किया जाता है क्योंकि लीगल नहीं है। मॉर्फिन इज यूज टू सेडेटिव एंड पेन किलर। जो मॉर्फिन है, देखिए हमने कहा अगर हम सही मैनर में यूज कर रहे हैं, सही तरीके से यूज कर रहे हैं, यानी कि सही तरीका ये नहीं होता है कि आप खुद यूज कर रहे हैं। जैसे हमने कहा मॉर्फिन, मॉर्फिन क्या है, एक ड्रग है, ठीक है। और आप पीछे जाएंगे, अगर आप पीछे जाएंगे यहाँ पर, तो आपने मॉर्फिन का यूज सुना है, एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। आपने कहा डाइमेथाइल मॉर्फिन इज कॉमनली नोन एज हीरोइन smack. It is extracted from the latex of poppy plant Papaver somnifera. It is obtained by the acetylation of morphine. morphine का जब acetylation किया जाता है तब आपको ये जो ड्रग है वो मिलते हैं। मॉर्फिन एक्चुअली में एक ड्रग है, लेकिन जब आपने कहा कि इसका मेडिसिनल फील्ड में, मेडिकल फील्ड में जब इसका यूज़ किया गया, तो इसका यूज़ एज अ पेन किलर किया जाता है, जिसमें बहुत कम क्वांटिटी में मॉर्फिन को लिया जाता होगा, जो कि हमें क्या करता है, पेन रिलीफ करने में हेल्प करता है। अब इसीलिए आपको कहा गया कि दवाइयाँ भी एक प्रकार की ड्रग होती हैं, लेकिन उसमें ऐसा नहीं होता है कि आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो अफेक्ट हो रहा है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बहुत कम क्वांटिटी में मेजर किया जाता है। ऐसे ही मेडिसिन ऐसे ही नहीं बनाई जाती हैं, पहले आपने कहा कि बहुत सारी टेस्टिंग होती है, बहुत सारी सैंपल बनाए जाते हैं, और यहाँ पर आपने कहा बहुत सारे सैंपल्स पे बहुत सारी टेस्टिंग की जाती है। उस मेडिसिन को फिर टेस्ट किया जाता है, डायरेक्टली ह्यूमन पे नहीं किया जाता है, अदर जो एनिमल है उन पे किया जाता है। और उसके बाद फाइनली अगर मार्केट में वो मेडिसिन अवेलेबल है, इट मीन्स कि वो क्या है, वेल प्रूव्ड है, उस पर सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं, और तब जाकर के उस मेडिसिन को बनाया गया है। तो जो भी आप मेडिसिन लेते हैं, आपने कहा वो है ड्रग, लेकिन उन्हें क्या प्रैक्टिकली बनाया गया है, उन्हें यहाँ पर
उनमें एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, उन्हें टेस्ट किया गया है, बहुत सारे सैंपल में टेस्ट किया गया है और तब जा कर के उसे ह्यूमन यूज़ के लिए मार्केट में लाया गया है। तो मार्केट में लाने से पहले बहुत बार टेस्टिंग होती है, यानी कि वो जो दवाई है उसका जो इफेक्ट है उसको भी टेस्ट किया जाता है। जब यहाँ पर एश्योर हो जाते हैं कि ये जो मेडिसिन है यहाँ पे वो एज अ पेन किलर यूज हो सकती है, तभी उसे मार्केट में लाया जा सकेगा। तो हमने कहा कि मॉर्फिन क्या हो रही है, एज अ पेन किलर हम इसे यूज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है बार्बिट्रेट, अमेफेटामाइंस, benzodiazepines etc. are used as medicine for depression, इंसोमेनिया एंड अदर मेंटल इलनेस। आपने कहा कि बहुत सारी जो दवाइयां हैं वो अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए यहाँ पे यूज की जाती हैं। अगेन हम जैसे मॉर्फिन है, हम मॉर्फिन का यूज ऐसे नहीं कर सकते हैं। मॉर्फिन को जब मेडिसिन के रूप में बनाया जाता है तो उसमें बहुत सारी चीजें और भी ऐड होती हैं। वहाँ पे टेम्परेचर, मॉइस्चराइजर, ये सभी चीजें क्या की जाती हैं, एडजस्ट की जाती हैं। Nicotine alkaloid present in tobacco stimulates the release of adrenaline and noradrenaline hormone by the adrenal gland. It increase the heart rate and blood pressure. देखिए निकोटीन जो है वो टोबैको में प्रेजेंट होता है। ठीक है, निकोटीन क्या होगा, जो तंबाकू है उसमें प्रेजेंट होता है। अब ये क्या करेगा, इट स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ एड्रेनलिन। ये ध्यान रखना है कि ये क्या करेगा, एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन हार्मोन को यहाँ पे क्या करेगा, रिलीज करेगा। आपको ध्यान होगा आपकी जो किडनी होती है, आपकी जो किडनी होती है उसमें एक कोन शेप की एक ग्लैंड होती है। इस ग्लैंड का नाम है एड्रिनल ग्लैंड। इस ग्लैंड से रिलीज होता है एड्रेनलिन हार्मोन। ठीक है, एक ग्लैंड है जिससे एड्रेनलिन हार्मोन यहाँ पे रिलीज होता है। इस हार्मोन को हम इमरजेंसी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जब ये हार्मोन रिलीज होता है तो ये कुछ चीजें इंक्रीज करता है, जैसे ब्लड प्रेशर, जैसे रेस्पिरेटरी रेट, जैसे हार्ट रेट, जैसे स्वेटिंग। ऐसी कुछ चीजें हैं जो यहाँ से इन्हांस होती हैं। लेकिन ये तभी इन्हांस होती हैं, ये तभी रिलीज होते हैं जब हमें इसकी नीड होती है, जब हम क्या होते हैं, इमरजेंसी में रहते हैं, या जब हम कोई काम कर रहे हों, या जब हम किसी डेंजर कंडीशन में हों, तभी क्या होगा, एड्रिनल ग्लैंड से एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज यहाँ पर होता है। और जब एड्रेनलिन रिलीज होगा तो ये क्या करेगा, आपने कहा ये रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ाएगा, ये हार्ट रेट को बढ़ाएगा, जैसे कि आपका जो हार्ट पंप करता है, ठीक है, जो हार्ट बीट आपकी होती है, हार्ट रेट से ज़्यादा हार्ट बीट। ठीक है, हार्ट बीट जो है आपकी वो इंक्रीज होगी, श्वसन दर, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होगा, बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर जो है आपका वो इंक्रीज होगा, आपको यहाँ पे पसीना आने लगता है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ठीक है, ये सारी चेंजेस जो हमारी बॉडी में होते हैं ये जब रिक्वायर्ड होते हैं, जब हमें इसकी नीड होती है, तब यहाँ पर ये सारे चेंजेस आते हैं। आपको ध्यान होगा क्लास 10th में हमने एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था यहाँ पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय। और जब हमने बात की थी वहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में, हमने कहा था जो आपका नर्वस सिस्टम है वो दो टाइप का है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें आपने कहा था ऑटोमेटिक जो नर्वस सिस्टम है और सोमैटिक नर्वस सिस्टम हमने पढ़ा था। ठीक है, ऑटोमेटिक में हमने कहा था सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। क्या बात हुई थी इसमें भी, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, दो टाइप के होते हैं। जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो ये सारे चेंजेस होते हैं, लेकिन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब एक्टिवेट होगा, जब या तो आप कोई काम कर रहे हैं या तो आप किसी खतरे में हैं, तब जाकर के आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, एक्टिव होता है, आपका एड्रेनलिन रिलीज होगा, आपका ब्लड प्रेशर, आपका रेस्पिरेटरी रेट, आपकी हार्ट बीट, ये सारी चीजें बढ़ जाती हैं।
लेकिन क्या होता है जब कोई निकोटीन को यूज करता है तो ये क्या करेगा, ये एड्रेनलिन को रिलीज करेगा। जब एड्रेनलिन रिलीज होता है तो ये हार्ट रेट यानी कि जो हार्ट बीट है आपकी, हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज कर देता है, ये ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर देता है, जबकि बॉडी को उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ऐसा आपने देखा होगा अक्सर कि जब यहाँ पर आपने कहा कि जब बॉडी को रिक्वायरमेंट है, अब ये जो पूरी जो प्रोसेसिंग है ये आपने क्लास 10th में पढ़ी थी कि क्या होता है, क्यों ये सारी चीजें इंक्रीज होती हैं, इसके पीछे का फिनोमेना हमने पढ़ा था। सिंपल सी चीज़ है, जब भी आप कोई काम करते हैं या आप कोई इमरजेंसी कंडीशन में रहते हैं तो आपको चाहिए होती है ज़्यादा एनर्जी। ज़्यादा एनर्जी जब चाहिए होगी तो ज़्यादा ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा, ज़्यादा ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो ज़्यादा ऑक्सीजन के लिए रेस्पिरेटरी रेट, आपका श्वसन दर जो आपकी बढ़ जाती है। जब आपकी श्वसन दर बढ़ जाती है तो आपने कहा कि आपका जो हार्ट है वो बहुत जल्दी जल्दी ब्लड को पंप करने लगता है, जिससे कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो वो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी क्या हो सके, बॉडी पार्ट्स तक पहुंच सके। जब ये हार्ट रेट जो है, हार्ट बीट या जो हार्ट रेट है, जब ये बहुत स्पीड से पंप करता है तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो भी क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज होता है। तो बेसिकली सारी जो प्रोसेस हो रही है वो है कि हमें क्विकली क्या हो, एनर्जी मिले। ठीक है, अब आपने कहा बॉडी को नीड ही नहीं है एनर्जी की, इतनी एनर्जी की है, नॉर्मली तो हमें एनर्जी मिल रही है, नॉर्मली हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन हो रहा है, नॉर्मली हमारा हार्ट रेट जो है वो नॉर्मल है, हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो भी नॉर्मल है, नॉर्मली काम कर रहे हैं, तो नॉर्मली हमें एनर्जी तो मिल रही है। लेकिन अगर ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब आपने कहा कोई व्यक्ति है जो निकोटीन का यूज़ कर रहा है और जिससे एड्रेनलिन रिलीज हो रहा है, जिससे हार्ट रेट बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है, जिससे रेस्पिरेटरी रेट भी फिर क्या होगा धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। तो आपने कहा कि ये एबनॉर्मल कंडीशन होती है, जहाँ पर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होना चाहिए वहाँ पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है। तो ये क्या है, एबनॉर्मलिटीज है यहाँ पे। नेक्स्ट हमने कहा स्मोकिंग कॉज ऑक्सीजन डेफिशिएंसी बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड, thereby decreasing the concentration of oxygen bound to hemoglobin। आपने कहा जब आप स्मोक करते हैं, यानी कि कोई व्यक्ति स्मोक करता है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति जब स्मोक करता है तो ये क्या करेगा, जो बॉडी है, बॉडी यानी कि जो लंग्स है, लंग्स में जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है उसे कम कर देता है और कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन को ज़्यादा कर देता है। यही बोला गया है, इट कॉज डेफिशिएंसी बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या बढ़ाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ा देगा ब्लड में, और जो ऑक्सीजन है उसका अमाउंट कम कर देगा। ऑक्सीजन क्या करता है, हीमोग्लोबिन से बाइंड होगा, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाती है। जहाँ पर ऑक्सीजन की क्वांटिटी हमारी बॉडी में कम हुई वहाँ पर आपने कहा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा किसी को क्या होता है, अस्थमा होता है। अस्थमा का मतलब होता है कि प्रॉपरली जो ऑक्सीजन है वो बॉडी को नहीं मिल पा रही है, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी इंसान जो है वो सांस लेने लगता है। The excessive use of drug and alcohol damage the nervous system and cause the liver cirrhosis। आपने कहा कि जो भी व्यक्ति अल्कोहल और ड्रग्स को यूज करेगा उसका नर्वस सिस्टम डैमेज होता है। नर्वस सिस्टम डैमेज होने का मतलब है पूरी बॉडी का डैमेज होना, क्योंकि अगर नर्वस सिस्टम काम नहीं कर रहा है तो बॉडी में कोई भी हलचल, कोई भी सेंसेशन, कोई भी इम्पल्स को बॉडी रिसीव नहीं कर पाती है, और साथ ही साथ लिवर सिरोसिस की भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो एक बार आप लोग इस पैराग्राफ को पढ़ लेंगे। चलिए, तो आपने यहाँ पे जो पैराग्राफ है वो पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक और पैराग्राफ हमारे पास आता है। आपने कहा द मिसयूज ऑफ निकोटिन एनाल्जेसिक, अनाबॉलिक, एनाल्जेसिक का मतलब होता है कि जो यहाँ पे पीड़ानाशक होते हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, diuretic to enhance the performance and increase muscle strength is frequently done by a sport person। ये क्या है, पहले की बात है, लेकिन आपने कहा जो मिसयूज है यहाँ पर वो यहाँ पे बैन है। जो भी यहाँ पे ड्रग्स हैं स्पोर्ट पर्सन का लेना वो बैन है, क्योंकि यहाँ पे साइड इफेक्ट सभी को पता है कि एक बार अगर कोई ले लेता है तो क्या होगा, फिर वो सेकेंड टाइम थर्ड टाइम भी लेगा और इसके बाद ये क्या हो जाती है, लत लग जाती है, एडिक्ट हो जाता है पर्सन। इसीलिए जो स्पोर्ट पर्सन हो या कोई नॉर्मल पर्सन भी है तो सभी के लिए क्या है, ये बैन है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स इंड्यूस्ड मस्कुलिनाइजेशन एंड एग्रेसिवनेस इन फीमेल। तो चलिए आगे बात करते हैं, और हम बात करेंगे यहाँ पर
एक और डिजीज के बारे में जिसे हम कहते हैं अमीबियासिस। ठीक है, अमीबियासिस जो होता है यहाँ पर वो एंट अमीबा के द्वारा होता है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इसका नाम है। ठीक है, इसकी पहले हम लाइफ साइकिल पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट हमारे पास आता है। आपने कहा अमीबियासिस इज एन इंटेस्टाइनल इलनेस कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोन्स। क्या है ये? प्रोटोजोन्स है। अगर आपको याद होगा क्लास 11th में हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा था। मुनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। ठीक है, प्रोटिस्टा से बिलोंग करते हैं प्रोटोजोन। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका एक क्या है यहाँ पे? प्रोटोजोन्स है जो किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है। क्लियर है? इतना समझ में आया? अब ये क्या करेगा? एक इंटेस्टाइनल इलनेस है ये, यानी कि आंत की बीमारी होती है। अमीबियासिस क्या है? एक आंत की बीमारी है। नॉर्मली देखा जाए तो लार्ज इंटेस्टाइन में ये देखा जाता है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा होता है। हमने कहा फॉर क्लास 12th इट इज इम्पोर्टेंट टू नो दैट द स्प्रेड थ्रू द contaminated food and water and symptoms include abdominal pain, cramps and diarrhea with a mucus or blood. The parasite form cysts that can transmitted by a fecal matter and are spread by a poor sanitization, contaminated water or through a carrier like a houseplant. एक छोटे से पैराग्राफ में आपको जनरल इंट्रोडक्शन दे दिया गया है यहाँ पर एंट अमीबा का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अगर हम लाइफ साइकिल के बारे में बात करें, ठीक है, अगर हम लाइफ साइकिल के बारे में बात करें तो आपने का जो ह्यूमन स्टूल है, जैसे कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसका जो स्टूल है उसमें होता है, सबसे पहला जो स्टेज आती है यहाँ पर, उसमें होते हैं टेट्रा न्यूक्लिएटेड cyst of एंट अमीबा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? हमने कहा जो कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, कोई ऐसा व्यक्ति जो संक्रमित है यहाँ पर, ठीक है, जिसकी बॉडी में क्या है? एंट अमीबा है, उसका यहाँ पे जो स्टूल है, स्टूल में आपने का सिस्ट होता है एंट अमीबा का, और ये जो स्टूल होगा ये कैसे होगा? टेट्रा न्यूक्लिएटेड, यानी कि यहाँ पर क्या होते हैं? 4 न्यूक्लियस होते हैं। टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट ऑफ एंट अमीबा। ठीक है, एंट अमीबा की एक फॉर्म होती है जिसे हम सिस्ट कहते हैं। इस सिस्ट में क्या होगा? 4 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है इतना? कहाँ पर, किसमें प्रेजेंट होंगे? जो ह्यूमन का स्टूल होता है, जो मल होता है, उसमें यहाँ पर सिस्ट होगा। क्लियर है? चलिए, अब क्या होगा? कोई भी जो फ्लाई है यहाँ पे, कोई भी जो हाउस फ्लाई होती है जैसे मक्खी, तो यहाँ पे जो हाउस फ्लाई है वो जब यहाँ पर क्या होगा? स्टूल के कांटेक्ट में आती है तो यहाँ पर जो मक्खी है या जो हाउस फ्लाई है उसकी बॉडी में ये टेट्रा न्यूक्लिएटेड जो सिस्ट है वो आ जाता है। ठीक है, अब ये मक्खी जाएगी और ये मक्खी सीधे जाती है आपके फूड पे, आपके यानी कि किसी भी फूड, जहाँ पे फूड होगा, अगर वहाँ पर आप प्रॉपर कवर नहीं है फूड, या खुले जगह पर है, ऐसी जगह पे है जहाँ पे मक्खियाँ ज़्यादा होती हैं, ऐसे ये फूड के पास जाएगी और ये क्या करेगी? खाने के ऊपर बैठेगी या खाने को खाएगी, और वहां पर वो फूड को कंटामिनेट कर देती है, यानी कि उस फूड में टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट क्या हो जाते हैं? यहाँ पे ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, अब जब हमने खाना खाया तो हमारी बॉडी में ये टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट आ जाता है। अब ये जो सीधे जाएगा हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है,
हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। जब भी हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है। जब ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है तो हम दो पार्ट में इसे पढ़ते हैं। एक है माइन्यूटा, एक है मैग्ना। ठीक है, इसी मैग्ना को हम ट्रोफोजोइड्स यहाँ पर कहेंगे। ठीक है, इसी को हम क्या कहेंगे, ट्रोफोजोइड्स कहेंगे। तो इस मैग्ना को मैं यहाँ पे ट्रोफोजोइड्स लिख दूं, ट्रोफोजोइड्स। ठीक है, क्या हमने बोला है अभी तक, किसके बारे में बात हो रही है, ये जो सिस्ट है, बस ऐसे नीचे लिखेंगे जिससे हमारे पास स्पेस आ जाए। ये जाएगा सीधे लार्ज इंटेस्टाइन में। किसकी बात हो रही है, सिस्ट की बात हो रही है, जो कैसा है, टेट्रा न्यूक्लिएट है। हमने कहा ये दो पार्ट में आ जाता है, एक तो मैग्ना होगा और एक माइन्यूटा होता है। ठीक है, ये जो मैग्ना है इसका फंक्शन क्या होगा, ये क्या करेगा, ये जाएगा आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में, और जो आपकी ब्लड सेल्स होती हैं, जो आपकी ब्लड सेल्स होती हैं या जो आपके टिश्यू होते हैं, उनको क्या करने लगेगा, खाने लगेगा, उन पे फीड ऑन करने लगेगा, उन्हें खाने लगेगा और यहाँ पे जख्म बना देता है। यहाँ से क्या होगा, खून निकलने लगेगा। इसीलिए स्टूल में क्या होता है, यहाँ पे ब्लड निकलने लगता है। अगर आपने देखा तो आपने कहा कि इसके क्या क्या सिम्टम्स अगर हम देखें तो आपने कहा सिम्टम्स इंक्लूड एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स एंड डायरिया विद म्यूकस और ब्लड। यहाँ पर क्या होता है, डायरिया जैसी कंडीशन होती है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, पेचिस भी कहते हैं। जो यहाँ पे मल होगा या जो स्टूल होता है वो म्यूकस और ब्लड के साथ निकलता है, खून भी यहाँ पर निकलता है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन में जो ब्लड है और जो टिश्यू है उन्हें खा रहा है, तो वहाँ पे डैमेज कर रहा है, ब्लड सेल्स को डैमेज कर रहा है, टिश्यू को डैमेज कर रहा है, जिसकी वजह से खून निकल रहा है और वो स्टूल के साथ ही पास हो जा रहा है। पहली चीज। दूसरे, तो माइन्यूटा क्या करता है, आपने ये जो माइन्यूटा है ये क्या करेगा, फिर से टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये फिर से क्या करेगा, टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट का फॉर्मेशन करेगा। ये टेट्रा न्यूक्लिएटेड जो सिस्ट है ये अगेन क्या होगा, स्टूल के साथ पास हो जाता है, ये अगेन स्टूल के साथ पास हो जाएगा और फिर से ये वही लाइफ साइकिल चलाता है कि जो हाउस फ्लाई है, हाउस फ्लाई स्टूल पे बैठेगी, उसके द्वारा क्या होगा, सिस्ट उसकी बॉडी में जाएगा, वहां से जो हाउस फ्लाई है वो किसी खाने पे बैठती है, सिस्ट वहां ट्रांसफर हो जाते हैं। जब उस कॉन्टामिनेटेड फूड को किसी ने खाया तो उसकी बॉडी में सिस्ट एंटर हो जाएगा। अगेन जो सिस्ट है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, जो वो माइन्यूटा मैग्ना यानी कि ट्रोफोजोइड्स में कन्वर्ट होगा। ट्रोफोजोइड्स इनफैक्ट इन्फेक्शन को कॉज करेंगे। माइन्यूटा फिर से टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अब ये जो लाइफ साइकिल आपने देखी है, इसी दो चीजें हमें क्लियर करनी है। पहला कि जो यहाँ पे हाउस फ्लाई है वो होस्ट नहीं है। ठीक है, होस्ट का मतलब होता है कि उसकी बॉडी से न्यूट्रिशन को लिया जा रहा है या उसकी बॉडी में कोई लाइफ साइकिल का कोई भी जो स्टेप है वो कंप्लीट हुआ हो। तो जो हाउस फ्लाई है वो कोई होस्ट नहीं है। दूसरी चीज हमें ये पता चली है कि कॉन्टामिनेटेड फूड कितना हार्मफुल हो सकता है, कितना अनहाइजेनिक हो सकता है अगर ध्यान ना दिया जाए तो। ठीक है, अब ये हमने पढ़ी है लाइफ साइकिल। नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे इसी लाइफ साइकिल को कुछ इस प्रकार से, जो आपको बनानी है, एग्जाम में आएगा तो आपको इसी प्रकार से क्या करना है, यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। तो एक बार आप लोग घर से पढ़ के लेकर के आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।